वेलकम बैक टू माय चैनल दिलशाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका हम संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कहने का मतलब यह है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, सभी क्वेश्चन आंसर जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहला वाला वीडियो यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और सभी का आंसर हम फाइंड करके बताए हुए, एकदम बारीकी भाषा में बताए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं और उसका नोट बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग 3 क्लास मतलब चैप्टर 3 का बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है चैप्टर 3 का नाम? अफवाह और स्वरूप। ठीक है, अफवाह और स्वरूप जो है ये चैप्टर 3 का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका ये ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जरूरी है, पहला ऑब्जेक्टिव जरूरी है क्योंकि अब जो है मल्टीपल क्वेश्चन बहुत रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछे हुआ, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लक्ष्मी सागर जो है बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील उसको बोलते हैं, ठीक है, लवणीय झील उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा होता है। क्या होता है? नमक की मात्रा। ठीक है, नमक की मात्रा होता है, उसे हम लवणीय झील बोलते हैं, जो सांभर झील है जो राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना। गांधी सेतु जो पुल बनाया गया है तो वो पटना के निकट है। ठीक है, पटना में ही बनाया गया, पटना और हाजीपुर में जो जोड़ता है मुख्य मार्ग वही है। ठीक है, गांधी सेतु पटना जो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो आप लोग को हम बता दें कि भ्रंश घाटी में 2 से 3 नदी बहती है, जिसमें एक तापी नदी है, दूसरा है नर्मदा नदी और तीसरा है गोदावरी नदी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली इसमें कौन सी नदी को? यहाँ पे गोदावरी नहीं दिया हुआ, ना नर्मदा दिया हुआ, तापी दिया हुआ, तो ये तापी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कहने का अर्थ है कि प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? यानी कि सिंधु जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में सितंबर महीना में हुआ था, और यह जल समझौता जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है? यानी कि सांगपो जो है किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? यानी कि गर्म जल का जलप्रपात जो है ब्रह्मा कुंड है, ये जो गर्म जल का जलप्रपात है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाई धाम है। कहा है? गोसाई धाम। जो गोसाई धाम उद्गम स्थल का मतलब ये हुआ कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई धाम से निकलती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इससे कई मरतबा बिहार में ये बाढ़ का ग्रस्त आना है, इनकी क्षति पहुंचा है। ठीक है, बिहार में बहुत ज्यादा क्षति इस नदी के कारण पहुंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, मल्टीपल क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर हो गया। जितना अभ्यास क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये पूरा 1 से 10 तक था, ये क्लियर हो गया। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि जल विभाजक का क्या कार्य है? यानी कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो जल विभाजक का क्या कार्य है और एक उदाहरण दीजिए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जल विभाजक का क्या कार्य है, इसका क्या उदाहरण है, यानी कि एक उदाहरण दीजिए। तो जल विभाजक वह ऊंचा भाग या पर्वत श्रृंखला है होती है जो वर्षा के जल को अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदी प्रणाली में बांट देती है। कहने का अर्थ यह है कि जल विभाग वह ऊंचा पर्वत या श्रृंखला है जो वर्षा के जल को अलग अलग दिशा में बहने वाली जो प्रणाली है उसमें बांट देती है। इसका मुख्य 2 नदी बेसिन को अलग करना है, यानी कि 2 नदी को बेसिन को अलग करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए अंबाला क्षेत्र गंगा और सिंधु नदी प्रणाली का मुख्य जल विभाजक है। यानी कि अंबाला क्षेत्र जो है, जो अंबाला क्षेत्र है वो क्या करता है कि गंगा और सिंधु नदी का जो प्रणाली है उसका मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? ठीक है, तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी, देखिए यहाँ पे आंसर इसका देखिए क्या लिखा हुआ है। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी द्रोणी भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी है। यह लगभग
4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कहने का अर्थ यह है कि कौन सी नदी का जो है सबसे विशाल नदी द्रोणी है, तो गंगा नदी की सबसे विशाल नदी द्रोणी है, जो 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु एवं गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु नदी और गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा नदी, यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा, चौथा नंबर क्वेश्चन की गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखे, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो गंगा नदी की जो दो प्रमुख धाराएं हैं, ये कहाँ से एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इसका आंसर में लिखिएगा कि गंगा नदी की दो प्रारंभिक धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। ठीक है, ये दो प्रारंभिक धाराएं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। कहाँ पे, उत्तराखंड के देवप्रयाग में। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का जो भागीरथी और अलकनंदा है वो उत्तराखंड के कौन सा शहर में ये मिलती है, मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं, तो वो देवप्रयाग में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरह से दो क्वेश्चन बना कि भागीरथी और अलकनंदा से ये दोनों मिलकर मिलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के कम गाद यानी कि सिल्ट क्यों है, सिल्ट क्यों है। तो देखिए इसका आंसर में आप लोग लिखिएगा, देखिए यहाँ पे आंसर, देखिए यहाँ पे आंसर जो लिखिएगा कि तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का गाद यानी कि सिल्ट होती है क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्या होती है कि वहाँ वर्षा जो है बहुत कम होती है, भूमि शुष्क एवं ठंडी है तथा मिट्टी का अपरदन कम होता है, इसलिए नदी अपने साथ कम मात्रा में गाद बहाकर लाती है। क्या करती है कि तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी गाद होती है, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, भूमि शुष्क एवं ठंडी तथा मिट्टी का अपरदन कम होता है, इसलिए नदी अपने साथ कम मात्रा में गाद बहाकर लाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। तो छठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी दो प्राद्वीपीय नदी धसान घाटी से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करके पहले वे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदी जो है नर्मदा, तापी, और एक गोदावरी भी है, लेकिन गोदावरी नहीं दिया। ठीक है, तो हमको दो ही पूछ रहे तो दो ही बता रहे। ठीक है, तो पहला क्या है कि नर्मदा नदी और तापी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले यह नदियां मुहाने का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कई नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन यह नदी जो है मुहाने का निर्माण करती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदी बताए जो मुहाने का निर्माण करती है, तो वो नर्मदा और तापी, और ये भी हो सकता है, ये क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी भी होगा। ठीक है, तो आप गोदावरी नदी को भी याद रखिएगा, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये था, देखिए ये ऑब्जेक्टिव और दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव इधर हम जान लिए थे मल्टीपल क्वेश्चन, और इधर लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इसका आंसर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने फेयर में नोट में बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर जो प्रभावित होने वाली नदियां हैं उसकी तुलना कीजिए। तो आप लोग को स्क्रीन पे इसका भी आंसर नजर आ रहा होगा, और यहाँ से आप लोग इसका नोट बना सकते हैं ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा से अच्छा जा सके। ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर से पास कर सके।
सके। तो ये जो है ये दूसरा का आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको कॉपी में नोट बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक मरतबा जरूर देख करके जाइए और आपको स्क्रीन पे इसका देखिए नजर आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका लिख लीजिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत के झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट बना सकते हैं, आप अपने फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास कर सके। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को जान लिए और चैप्टर 3 का जितना भी संपूर्ण क्वेश्चन था, मतलब जितना भी क्वेश्चन था, मल्टीपल क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो और क्या बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, सभी को हम लोग जान लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे, जो बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।